इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने भाई विनोद मोरवल की राम राम। भाइयों, मौसम बिल्कुल बदलता जा रहा है और ये हालात ऐसे हो गए हैं कि हम घर से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन भी न्यूज़ है कि कोरोना चुगर देकर फैल रहा है। लेकिन कोरोना जिस प्रकार से फैल रहा है उसमें देख रेख तो हम अपने रख रहे, लेकिन जो खेत खलिहान की जब जहाँ तक बात करते हैं तो साथियों खेत खलिहान को तो हमने देखना ही पड़ेगा और उसके अंदर भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपना खुद ध्यान रख रहे हैं तो इस प्रकार से जब हम खेत खलिहान में भी जाओ तो उसके साथ हम जाते वक्त भी हमने सावधानी रखनी है। सोशल डिस्टेंस है या फिर मास्क है, तो उसके अनुसार जब हम इन चीज़ों को अपनाओगे तो वास्तव में हम कोरोना को हरा सकें। और साथियों, काम कोई भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर काम करे तो फिर आगे गुजारा किस तरह चलेगा। तो सरकार की जो गाइडलाइन है उनको भी मानना है और साथ के साथ जो हमारा जो कर्म है कृषि के प्रति, यानी जो खेत खलिहान की जहाँ तक बात है उसको हमने आगे बढ़ाना है। अपने खेतों को, जो हमारी फसल है, और हमारी जो फसल है साथियों, देखो धान हो या चाहे बाजरा हो या गन्ना हो या गेहूँ हो या कोई भी फसलों में तकरीबन शुरुआत से लेते आ रहे। लेकिन आज यदि हम बात करें तो आज जो हम फसल ले रहे साथियों, प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो उन्होंने वास्तव में कठिन मेहनत करके, कठोर तप करके आज व्यापारिक फसलें भी ले रही है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी वो कमा रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से समय बदलाव की तरफ है, इसी तरह हमने कृषि के अंदर भी बदलाव हमने ज़रूर लाने चाहिए। और आज जो किसान है, हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, वो बढ़िया फसलें उगा कर एक तक नई तकनीक ला कर वो खेतों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं साथियों, आज हम जो बातें आपके बीच में लेकर आवागे वो चर्चा करेंगे गुलाब के मुख्य रोग व रोकथाम के उपाय। क्योंकि साथियों देखो, जो हम बात करें तो जो शहरों के नज़दीक जो गांव हैं वहाँ पर साथियों गुलाब की जो खेती है या दूसरी जो फूलों की खेती है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर नज़दीक शहर होने के और आने जाने के जो साधन हैं उनसे वो अपनी आय बढ़िया अर्जित कर सके और 1 किले में 2 किले में जिस प्रकार से फूल उगाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ प्राप्त करे, कम समय में, कम कीमत में और ज़्यादा जल्दी मुनाफा वो ले रहे। और गुलाब की जो खेती की हम बात करें तो वर्तमान में किसान जो परंपरागत जो हमारी फसलें हैं उसके साथ साथ जो फूलदार पौधों की भी खेती में भी वो रुचि लेवल लग रहा है, जो बहुत बढ़िया व्यवसाय है। और हरियाणा में जब हम भाई और बहनों जब बात करें तो मुख्य फूलों में जिस तरह गुलाब होया, गुलदाउंडी होया, कार्नेशन होया, डैलिया होया, ग्लेडियोलस होया, फिर ट्यूलिप के जो अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ग्लेडियस की जो जिस प्रकार से या ट्यूलिप की है या फिर गुलाब की है, तो साथियों ये जो खेती है फूलों की या लाभ का फ़ायदा होती जा रही है। और फूलदार पौधों की खेती में गुलाब एक मुख्य फसल है। और अगर जो गुलाब के फूलों पर रोगों के प्रकोप हो जा तो साथियों या आप भाभी खो देती है, लेकिन किसानों को फूलों का उचित मूल्य जो नहीं मिल पाता, अगर जो थोड़ी सी देख रेख अच्छी तरह रखा तो साथियों उसमें आर्थिक जो नुकसान होता है वो कम होता है, यानी देख रेख रखने तक हमने उसमें फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आज जो चर्चा हम एक रोगों की बात कर लेते जी, गुलाब में रोगों के प्रकोप पर हम नियंत्रण किस तरह करें, यानी गुलाब के मुख्य रोग व रोकथाम के उपाय के बारे में।
बहनों और भाइयों, देखो गुलाब की जब हम बात करते हैं तो काला वर्ण धब्बा है। यो जो रोग से यो प्रभावित पत्तियां के दोनों ओर काले रंग के जो धब्बे है वो हमने जो दिखाई दे हुआ, तो समझ लो भाई यो रोग हो रहा है। और इन धब्बों के जो किनारे जो जालदार होते हैं, इस रोग तक पत्ती भी पीली पड़ जावा है और बाद में सूखना या शुरू हो जाती है। तो इसकी जब रोकथाम की बात करें तो यो जो रोग हो जावा है तो रोग का प्रकोप दिखाई देते ही हमने मैनकोजेब 75 WP या फिर हमने कैप्टाफोल के घोल का 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से हमने इसका छिड़काव करना चाहिए। एक बार फिर हम बता देते हैं, मैनकोजेब 75 WP या फिर इस ये नहीं लेवा तो दूसरी ले लो, कैप्टाफोल के घोल का 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से हमने छिड़काव इसमें करना चाहिए, यानी ये रोग फिर चला जाएगा। और इसी तरह जो टहनी अंगमारी अगर जो रोग हो जाता है तो यो जो रोग से यो अक्सर टहनियों के कटे हुए सिरों तक शुरू होता है और ऊपरी भाग से नीचे जड़ों की तरफ फैलता है और जो रोगग्रस्त टहनी भूरे और काले रंग की हो जाती है। तो अनुकूल वातावरण मिलते ही यो जो रोग से यो शाखाओं तने तय और फिर जड़ा तक पहुंच जावा है। तो इस अवस्था में जो पौधा हमारा वो अक्सर सूख कर वो मर जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने सूखे मौसम में जो टहनियों की काट छाट हमने ज़रूर करनी चाहिए और यो भी ध्यान रखना चाहिए कि काटा हुआ जो भाग है वो तिरछी सतह वह सूर्य की तरफ का होना चाहिए। यो ज़रूर ध्यान रखें, काटा हुआ जो भाग है हम जो काटते हैं वो जो सतह है तिरछी सतह वो सूर्य की तरफ का होना चाहिए उसका मुंह, ताकि वर्षा का जो पानी है ओस की जो बूंद है और रोगाणुओं के जो बीजाणु टहनियों के कट्टे भाग पर न ठहर पावे और जो रोगग्रस्त टहनी के हिस्से को कम से कम 5 इंच नीचे तक हमने काटना चाहिए। और काटने के उसके शीघ्र बाद हमने कट्टे भाग पर बोटैक्स पेस्ट का लेप भी हमने लगाना चाहिए। और बाद में जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी 0.3% के घोल का जो छिड़काव हमने करना चाहिए। और पौधे तक सभी सूखी टहनियों को काट कर उन्हें हमने इकट्ठे करके हमने जला देना चाहिए या फिर दाब देनी चाहिए। और इसी तरह जो सफ़ेद चूर्णी रोग की बात करें जिसना हम पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कह देते हैं, इस रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं वो सफ़ेद और घुसर धब्बे पत्तियों की ऊपरी सतह पर बनते हैं और या जो रुई के समान जो धब्बे हैं वो टाइम के साथ गहरे रंग के और जो चूर्ण की तरह हो जाते हैं और ज़्यादा प्रकोप तय जो रोगग्रस्त पत्ती वो सूख कर जड़ जाती है। तो ये रोग प्राय हम अगर जो बात करें तो जो शुष्क वातावरण हुआ है उसमें ज़्यादा होता है। तो इस पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम की बात करें तो सल्फेक्स यानी 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी या फिर कैराथेन 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी के घोल का छिड़काव हमने करना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार उसमें छिड़काव का हम इसने दोहरा सकें। इसी तरह जो घुसर फफूंद रोग से एक यो भी रोग से जिसना हम कह दिया करें ग्रे मोल्ड रोग, और यो जो रोग से यो जो कारण से इसका यो जो कलियाँ खिलने तक पहले ही भूरे रंग की जो होकर इसमें सड़ जाती है और अध खिल्ली जो कली है वो शिकार होकर मुरझा भी जाती है इस रोग तय और फूलों पर भूरे या फिर गहरे रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं और बाद में इन्हीं धब्बों पर भूरे रंग के फफूंद दिखाई देने लगते हैं जिसके कारण ये जो हमारा फूल है वो सड़कर नष्ट हो जाता है और ज़्यादा नमी में यो रोग जो व्यापक रूप तय फैल कर ज़्यादा यो हमने नुकसान भी पहुँचावे। तो साथियों इसकी जब हम रोकथाम की बात करें तो कार्बनडाजिम या फिर टॉपसिन M 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी या फिर जो कैप्टाफोल न 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी का घोल बनाकर हमने इसका छिड़काव करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमने इसका छिड़काव करना चाहिए। तो साथियों जो गुलाब में रोगों के प्रकोप है अगर जो हम इन के रोकथाम बात करें तो साथियों अगर जो अपना हुआ है तो वास्तव में यो घाटे का सौदा नहीं, यो बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। कम टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ मिल जावा है क्योंकि शहरों में या जो नज़दीक कस्बे हैं उनमें ब्याह शादी या किसी अवसर पर उनमें फूलों की डिमांड ज़्यादा रहा है। और गुलाब की जब हम बात करते हैं तो गुलाब तो कई
औषधियों में भी या फिर सजावट में भी और ब्याह शादी में खूब काम आता है। तो साथियों, इस का जो यह खेती है यह अपना अपना काम इसका लाभ ले सके। और गुलाब की जड़ें तक बात करें तो साथियों, अब हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की खेती होने लग रही है। और वैसे तो हरियाणा में सोनीपत में सबसे ज़्यादा गुलाब की खेती होती है, लेकिन अब धीरे धीरे आसपास के जो इलाके हैं उसमें भी गुलाब की खेती सबसे ज़्यादा हो रही है। तो यो घाटे का सौदा नहीं, यो फ़ायदे का सौदा है और हमने ज़रूर अपनाना चाहिए। क्योंकि आज जो समय है, ये जो हम परंपरागत फसलें लेते जा रहे हैं उसकी बजाय आजकल हम ये जो लाभ जिसका हमने ज़्यादा हुआ है वो हम कृषि को अपना रहे हैं इसमें, और अपनानी भी चाहिए क्योंकि समय के अनुसार हम ना बदलाव ज़रूर ही लाना चाहिए। तो साथियों, बात हम कर रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी में, और बात हमारी ज़रूर जारी रहेगी, लेकिन यह रागनी सुन लेते हैं और फिर चर्चा हम दूसरी लेकर आओगे कार्यक्रम किसान वाणी में। हे रमन का मणिया रे सास डोरी चुपचाप रखन की रमाड़ा भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रखन की मोड़ा पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रखन की मोड़ा पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला। एक जीव अंदरी प्यारी हो से एक जीव अंदरी प्यारी हो से मीठर बोलन सीखो कान अंदरी शब्द सुनन न बुद्धि ते तोलन सीखो भाई नैन अंदरी रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मतना खोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मतना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी ने बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रखन की मोड़ा पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। तक मन मणिया की माला तैयार मन मणिया की माला तैयार अपराध कटन की रहो से मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रखन की रहो से ये रब्बन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की रहो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु तू उनके चरण मेरे शीश राख देंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सास डोरी
भक्ति करके भाई गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी। ओए धन्ना भगत रविदास भगत में ये पांचू इंद्री मारी। मीरा बाई सदन कसाई भक्ति में पारे उतारी। मीरा बाई सदन कसाई भक्ति में पारे उतारी। ओए तीन लोक परदेश कबीर एक, तीन लोक परदेश कबीर एक, सबसे भक्त निराला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखियाला। तेरा मन का मरिया सोच सोच तो पता बैठने के बाद। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखियाला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखियाला। देखे भगमा कपड़े, अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा सा लेके बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके। इन भक्ता का नाम मेटन लगे का फिर आरा लेके। भजन करा जिन भगवान का सच्चा सहारा लेके। भजन करा जिन भगवान का सच्चा सहारा लेके। इस मेर संग नबी अंश बना जो मेरे संग अंश बना जो। ऐसा यो का काला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखियाला। ये बंदा मिया सोच बोले तो पता बैठने के बाद। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखियाला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखियाला। बहनों और भाइयों, यह रागनी सुनी मेर सिंह की रागनियों में से। और बात हम कर रहे हैं किसानवाणी कार्यक्रम में गुलाब के मुख्य रोग व रोकथाम के उपाय के बारे में। हमने इस रागनी से पहले चर्चा करी और जो दूसरी चर्चा हम जरूर करेंगे आज की नसीहत के, लेकिन उससे पहले एक आज के मौसम और कल के मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे यानी कल की हम जो बात करें तो अधिकतम 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जड़े तक हवा की बात करें तो 5 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। और इसी तरह अगर जो मौसम की बात करें तो तकरीबन मौसम कल साफ रहेगा, लेकिन कल के बाद तकरीबन बारिश की पूरी संभावना है 70 से 90%, यानी परसों बारिश होने की संभावना। लेकिन जो कल का मौसम है वो तकरीबन साफ रहेगा, बादल छाए रहेंगे, एक आधी जगह छिट्टा वैसे आ सकता। और कल के कार्यक्रम की बात करें तो कल कार्यक्रम जो हम लेकर आओगे, कल है मंगलवार और कार्यक्रम हम मंगलवार ने लेकर आया करें कार्यक्रम फोन इन, और इसमें हम भेंट वार्ता करवाते हैं। कल का विषय रहेगा धान की नर्सरी में सावधानियां। तो साथियों सीधे फ़ोन पे संपर्क आप कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे सीधे फ़ोन पे जानकारी आप ले सकते हैं। तो कल कार्यक्रम रहेगा फोन इन, विषय धान की नर्सरी में सावधानियां। अब बात कर लेते हैं दूसरी विषय के बारे में। और कार्यक्रम किसान वाणी में आज की नसीहत है, हम बात करेंगे कोरोना पर अफवाह न फैलाए, नहीं उसमें आए। तो साथियों कोरोना के दौरान हम देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें हम फैला रहे हैं। हम देख भी रहे हैं, कई बार हम जिस तरह फ़ोन न खोल रहे हैं, फेसबुक खोल ले या व्हाट्सअप खोल ले या और कोई सा जो इसके अंदर हम सोशल मीडिया पर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो साथियों कई बार हमारे को गलत जानकारी आ जाती है, गलत मैसेज आ जाते हैं और हम बिना सोचे समझे वो चीज़ को आगे हम फॉरवर्ड कर देते हैं और कॉपी पेस्ट के चक्कर में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमारे द्वारा चीज़ आई है
हमने बगैर सोचे समझे हमने वह आगे भेज दी तो साथियों हम नुकसान में भी उसमें हो सके। क्योंकि साथियों अब कोरोना के दौरान जिस प्रकार से जो अफवाह फैला रहे हैं, सरकार ने अच्छी तरह प्रबंध उनका कर दिया है। और लॉकडाउन के दौरान ये जिस प्रकार से जो कोई भी है इसमें जो अफवाह फैलाता है उसको सीधा साथियों जेल भी उसका है। और कोरोना के लिए सरकार ने एडवाइजरी डाल दी है, बता दी है। और हम अगर जो देखें तो इसके अंदर जो कोरोना वायरस को लेकर मजाक करना आपको जेल की सलाखों तक भी पहुंचा सका है। और इसी तरह अगर जो कोई भी दिखता है तो आईटी एक्ट सेक्शन 79 के तहत कार्रवाई होगी। और कोरोना वायरस को लेकर देश में क्या चल रहा है इसके लिए जो एडवाइजरी है वो तकरीबन हम रोज़ देखे भी है। और हमें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बढ़िया तरीका करें, ना तो साथियों हम उसके अंदर अलग अलग धाराओं के उसमें हम फंस गए हैं। क्योंकि साथियों सीधा अगर जो हम इन चीज़ों को बेवजह भ्रमों को फैलाते हैं तो साथियों उसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इसीलिए जो एक आपदा प्रबंध अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रावधान है। और जो सरकारी आदेश को मानने से इनकार करने और उस आदेश को रोकने पर 1 साल व जुर्माने की सज़ा। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन को हानि या कठिनाई होती है तो उसमें 2 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो करें। और इसी तरह जो धारा 52 के तहत झूठा या दावा प्रस्तुत करने पर सरकार से झूठ बोलकर को रिलीज़ या फिर फ़ायदा लेने पर भी 2 साल की सज़ा है, जुर्माने का प्रावधान है। और इसी तरह जो धारा 53 के तहत सरकारी पैसे या मटेरियल का अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करने पर 2 साल की सज़ा। इसी तरह जो धारा 54 के तहत भी आपदा में झूठी जो जानकारी देकर हम फ़ायदा ले लेते हैं। धारा 55 के तहत सरकारी विभाग द्वारा अपराध करने पर विभाग का मुखिया जिम्मेदार होगा। और इसी तरह जो धारा 56 के तहत यदि कोई अधिकारी या अपनी ड्यूटी को छोड़ता है, उससे करने से मना करता है तो साथियों उसके लिए भी प्रावधान है। यानी चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इस कोरोना के दौरान जो हम कोरोना के प्रति हम अपनी ड्यूटी को ना निभाएंगे तो साथियों हम सज़ा हमारे को हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। इसलिए हमने एक बढ़िया नागरिक की भूमिका निभानी है। क्योंकि देखिए हमारे माध्यम से ही हम देश को आगे बचा सकते हैं। और इसी तरह हमने ध्यान रखते हुए हमने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है और हाथ धोते रहना है, साबुन का इस्तेमाल करें। अगर जो कोई साबुन या पानी नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो वैक्सीन्स है सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन चल रही है साथियों, रजिस्ट्रेशन करवा कर हमने को वैक्सीन भी लगवानी चाहिए, कोविशील्ड हो, को वैक्सीन हो, कोई भी हो। क्योंकि साथियों इस कोरोना के दौरान ये एक सुरक्षा कवच है। और यदि आप वैक्सीन लगवाते हो तो साथियों आप इस कोरोना को मात दे सकते। तो सरकार की जो गाइडलाइंस है हमने उसको फॉलो करना चाहिए। और हमारे पास जो भी कोई भी गलत मैसेज आते हैं, कोई अफवाह आती है तो साथियों हमने तुरंत प्रभाव से अगर ले तो फ़ोन करके हमने स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए भाई आप ना भेजिए ये जानकारियाँ। और अगर जो कोई आपके पास बार बार कोई गलत मैसेज भी आते हैं, अफवाह भी आते हैं, आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। या आसपास जो अधिकारी है, डीएम है या फिर एसपी है, डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ तक आप अपनी बात को पहुँचाकर आप उस जो गलत संदेश को अफवाह फैलने से आप रोक सकते हो। और हमने एक सच्चे नागरिक की भूमिका भी हमने इसमें निभानी चाहिए। क्योंकि कोरोना के दौरान साथियों हमने सावधानी रखनी है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है। और बेवजह हमने घर से बाहर नहीं निकलना, कोई ज़रूरी काम हो तभी हमने घर से निकलना चाहिए। और कोरोना के दौरान हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों कोई भी वैक्सीन्स भी हमने ज़रूर लगवानी चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का हमने ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगर कोई दिक्कत में है तो उसकी आर्थिक तौर पर भी हम आपस में मदद कर सकते हैं। यदि एजुकेशन की बात करें तो हम परिवार के अंदर या फिर आस-पास पड़ोस के अंदर हम अपने ज्ञान से हम ऑनलाइन के माध्यम से या फिर हम खुद बताकर उसके नॉलेज को हम बढ़ा सकते हैं।
और सबसे बढ़िया जो आज का जो समय है साथियों, इसके अंदर जो बच्चे जिस प्रकार से सोशल मीडिया आई है या फिर नेट आया, हमारी जो बैठने की क्षमता वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, विशेष तौर पर विद्यार्थियों की। नहीं तो पहले जो सीटिंग होती थी, बच्चे 1-1, 2-2 घंटे एक जगह बैठकर अभ्यास करते थे, किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज ये छूट रही है। तो इस दौरान हम, इस कोरोना के दौरान हम सीटिंग करके बच्चे स्वयं किताब पढ़कर अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा याद कर सकते हैं और समाज का हम इसमें आगे भला भी कर सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक उम्मीद करते कि कोरोना के दौरान आप अपने आसपास का और स्वयं का ध्यान रखोगे, पूरे परिवार का रखेंगे और हर व्यक्ति की आप मदद करके इस देश को आगे बढ़ाओगे। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।